इमरान खान ने कहा कि मुज़ाकरात करें, तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और उनके जो आला-ए-कार इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं, ये सारे फतवे दे रहे थे। कोई आयतें सुना रहा था, कोई गज़वात के हवाले दे रहा था, कोई जो है वो कह रहा था इमरान खान तालिबान खान है, कोई पाकिस्तान का दुश्मन और गद्दार डिक्लेयर कर रहा था, कोई ये कह रहा था अफगानिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है और हमारा दुश्मन मुल्क है, और कोई ये कह रहा था कि दहशतगर्दों के सहूलतकारों के लिए हम कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। ये बात बार बार की जा रही थी कि ये सहूलतकार हैं दहशतगर्दों के, हम इनके लिए गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे, ये कहा जा रहा था। और अब उन्हीं से जाकर जिनको दहशतगर्द कहा गया, जिनको दुश्मन कहा गया, उनके साथ बैठकर बात करनी पड़ी। देखिए, जब इमरान खान साहब को ये बात पता चली ना, अलीमा खानम वगैरह गए और उन्होंने अदालत के अंदर इमरान खान को ये बताया। मुलाकातें तो इमरान खान की होती नहीं है, अदालत में केस चलता है, उसी बहाने मुलाकात होती है। तो वहाँ जब इमरान खान साहब को ये बताया कि इतने फौजी अफसरान और जवान शहीद हो गए, तो इमरान खान साहब उठकर खड़े हो गए थे और उन्होंने एक मरतबा नहीं, लगभग 10 मरतबा इमरान खान साहब ने यह बात दोहराई कि अफगानिस्तान से रब्ता करो, अफगानिस्तान से बात करो, अफगानिस्तान से रब्ता करो। वो आदमी इस इलाके के डायनामिक्स को जानता है, उसे पता है कि यहां क्या चल रहा है, उसको आइडिया है कि इस लड़ाई को रोकना है। तो उसको रोकने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप कबाइलियों को इन्वॉल्व करें, आप अफगानिस्तान की हुकूमत से बात करें, मकामी हुकूमत को अपने एतमाद में लें और फिर मिलकर दहशतगर्दी को खत्म करें। अगर आप एक तरफा लड़ाई लड़ते रहेंगे तो फिर आप 20 साल और लड़ लें। इससे पहले भी आप 20 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, 20-25 साल हो गए आपको, आप 25 साल और लड़ लें। आपने 14,000 छोटे ऑपरेशंस किए हैं, आपने दर्जनों जो है बड़े ऑपरेशंस आपने किए हैं, बहुत बड़ी तादाद में। अभी तक अमन नहीं आ सका। अमन लाने का एक ही तरीका है, जब पूरा खित्ता अमन के लिए तुल जाएगा, और वो अफगानिस्तान की शमूलियत के बगैर मुमकिन नहीं है। तो इमरान खान को जो लोग ताने देते थे, अब वही काम कर रहे हैं और वो पहुंचे हैं। और देखिए, ये क्यों इन्हें करना पड़ा। पहले तो ये लड़ाई को बढ़ाना चाह रहे थे, लड़ाई को बढ़ावा दे रहे थे। लड़ाई को बढ़ावा देने का मकसद ये था कि डोनाल्ड ट्रंप मुतवज्जे हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को हम बताएंगे, देखो आपको चाहिए था बगराम एयरबेस, तो देखिए हमने आपके लिए कितनी कुर्बानी दी है, कितना जोर लगाया, हम आपके लिए बात कर रहे हैं, हम अफगानियों को मार रहे हैं, हम हमले कर रहे हैं, हमने तो काम शुरू भी कर दिया है। ट्रंप साहब आप ये देखें। तो ट्रंप ने तवज्जो नहीं दी इनकी तरफ। ट्रंप अपने पंगों में फंसा हुआ है, वहां पे अमेरिका में जो चल रहा है वो मैं आपको भी बताता हूं थोड़ी देर में। लेकिन ट्रंप ने जब ज्यादा तवज्जो नहीं दी और उसने ये कह दिया कि अमेरिका में बड़े काम है जिनमें मैं फंसा हुआ हूं, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को बाद में देखूंगा, तो पाकिस्तान को एहसास हुआ कि जनाब ये तो फायदा ही कोई नहीं हो रहा, यानी खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा, उसके भी पैसे 12 ने। तो इससे बचने के लिए पाकिस्तान ने कहा जी बात करो अब उनके साथ, इमरान खान ठीक कहता है। फिर इन्हें मुल्की मफाद याद आया। जब जाती मफाद नहीं निकला तो इन्हें मुल्की मफाद याद आया, जाके फिर उन्होंने अफगानिस्तान के साथ बातचीत की, जो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सीज फायर कायम रहना चाहिए। देखें, DGISPR जो है ना, वो 2 मकासद के तहत पेशावर गए थे। मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सुनी है और जितनी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वायरल हुई, उससे 2 चीज़ें निकलती हैं। DGISPR के जो पेशावर का दौरा था अहमद शरीफ साहब का, उसके 2 मकासद थे। एक मकसद तो ये था कि जो ऑपरेशन हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, इसकी मुखालफत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और इसके लिए राह हमवार की जाए। उन्होंने कहा जी अगर बातचीत करनी होती तो गज़वा बदर क्यों होता, यानी एक तो उन्होंने गज़वा की मिसाल दे दी इस मामले में, वहाँ कुफार के साथ जंग हो रही थी, ये लड़ाई और नौयत की है, ये आपकी अपने मुल्क के अंदर एक इंसर्जेंसी है जिसको आपने कंट्रोल करना है, टेक्निकल चीज़ें, तो उठा के उसको वो कुफार की और उस तरह की लड़ाइयों के साथ जोड़ दिया। गज़वा की मिसालें दी, आयात के हवाले हम पहले सुनते रहे बहुत सारे। तो एक तो ये था कि ऑपरेशन का माहौल जो है उसे फुल गर्म रखना है और जितनी भी मुखालिफ आवाज़ें हैं उनको जवाब देना। एक तो DGISPR का ये था, और दूसरा ये था कि सुहेल अफरीदी का रास्ता रोका जाए। तो दोनों महाजों पे DGISPR का मौक़िफ़ गलत साबित हो गया। पहला मौक़िफ़, सुहेल अफरीदी को वाज़े उन्होंने पैगाम दिया था कि हम ऐसी सूबाई हुकूमत को नहीं मानते। भाई आप होते कौन है कि आप नहीं मानते, आपकी ये औकात ही नहीं है, आपकी ये जुर्रत होनी ही नहीं चाहिए कि अवामी मुंतखब हुकूमत को आप कहें कि हम नहीं मानते। आपको मानना पड़ेगा क्योंकि आप एक सरकारी मुलाजिम है और आपको तनख्वाह देती है ये कौम, और आपने वही करना है जो आपको अवामी मुंतखब नुमाइंदे कहेंगे। लिहाजा DG साहब ने एक तो ये कहा जी कि इस वज़ीर आला को हम नहीं मानते दूसरे अल्फाज में, और वो वज़ीर आला फिर आ गया, आप माने या ना माने वो आ गया। दूसरी बात, वो मुज़ाकरात के बिल्कुल हमायती नहीं थे, और अब हम देख रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो टाइम आ गया कि मुज़ाकरात भी हो गए। तो 1 हफ्ते के अंदर DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनके दोनों नताइज निकल आए। 2 मकासद थे ना, एक तो जनाब ऑपरेशन, मुज़ाकरात नहीं होंगे ऑपरेशन होंगे, और दूसरा कि सुहेल अफरीदी CM नहीं बनेगा। दोनों ही काम हो गए, मुज़ाकरात भी हो गए, सुहेल अफरीदी CM भी बन गया। और वही ख्वाजा आसिफ खुद चल कर गया जो मुज़ाकरात का सबसे बड़ा मुखालिफ
बन रहा था, तो इनका कोई नजरिया नहीं है। इन्हें जो एस्टेब्लिशमेंट कहती है ये आंखें बंद करके कर देते हैं। मैंने कल के वीलॉग में आपको बताया भी था, सुबह मैंने आपको बताया था वीलॉग में कि एस्टेब्लिशमेंट ने इनको ये कहा कि जो हम तुम्हें कहते हैं आंखें बंद करके करो, तुम्हारी हिफाजत हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अमेरिका में क्या हो रहा है ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, लेकिन पहले एक और डेवलपमेंट है और ये बड़ी डेवलपमेंट है। ये जी सुहेल अफरीदी साहब ने एक कार्रवाई डाल दी है। अभी कुछ और कार्रवाइयां होने वाली है खैबर पख्तूनख्वा में, मैं आपको बताऊंगा आने वाले दिनों में। लेकिन उन्होंने एक बड़ा जरगा बुला लिया सुहेल अफरीदी ने। इससे पहले गंडापुर साहब के दौर में भी जरगा बुलाया गया था, लेकिन गंडापुर साहब जरगे के फैसलों पे अमल दरामद नहीं करवा सके थे और गंडापुर साहब चीज़ों को ज़रा टोन डाउन कर देते थे, नीचे ले जाते थे। अब सुहेल अफरीदी है और इनके आने से इसीलिए मुखालफत की जा रही थी। अभी तक उन्होंने अपनी काबीना बनाई नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट को सुहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात करवानी पड़ जाएगी। वजह यह है कि वो अपनी कैबिनेट ही अनाउंस नहीं कर रहे और इसका काफ़ी प्रेशर है निज़ाम के ऊपर। दूसरा, अभी उन्होंने अमन व अमान के हवाले से एक आला सतही इजलास भी बुलाना है जिसमें मिलिट्री भी आके शामिल होगी, उनको भी बुलवाना पड़ेगा, वो भी आएंगे, सीएम हाउस में आएंगे, लेकिन उससे पहले भी उन्होंने इमरान खान को मिलना है। तो सुहेल अफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की ज़िंदगी और उनके मुस्तकबिल का फैसला सूबे के लोग खुद करेंगे। किसी को भी बंद कमरों के फैसलों को अवाम पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस सिलसिले में क़याम अमन के लिए बरोज़ हफ्ता 25 अक्टूबर 2025 को खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला खैबर में तहसील बाड़ा में तमाम सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर कबायली अमायदीन, मुशरान और नौजवानों का बड़ा अमन जरगा मुनक्कद किया जाएगा। इससे पहले इतना बड़ा जरगा हुआ था जब मंजूर पश्तीन ने दावत दी थी सबको और एक बड़ा जरगा किया था खैबर पख्तूनख्वा में। उस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत थी, कई नौजवान शहीद हो गए थे और जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है उन्होंने जरगे के ऊपर अटैक भी किया था। बाद में फायर फाइटिंग के लिए अली अमीन गंडापुर साहब खुद भी वहाँ गए थे। बहरहाल वो जरगे के मुतालबात कहाँ गए, कोई बात सामने नहीं आई। उसके बाद हम देख रहे हैं ऑपरेशन पे ऑपरेशन चल रहा है। अब ये बड़ा इम्तिहान है सुहेल अफरीदी का कि वो जरगा बुलाते हैं तो जरगे में जो चीज़ें तय होती हैं उन चीज़ों का क्या बनेगा। बहरहाल उन्होंने कहा जी कबायली अमायदीन आएंगे, मुशरान आएंगे, नौजवानों का बड़ा अमन जरगा मुनक्कद किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इमरान खान के नज़रिए और सूबे के अवाम के मफाद के साथ खड़ी होगी इंशाअल्लाह। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करने चाहिए क्योंकि जो अमन के दुश्मन है वो ऐसी किसी कोशिश को जहाँ पे अवाम की आवाज़ आए सबोटाज करने की कोशिश भी कर सकते हैं। अब नाजरीन एक और चीज़ जो अमेरिका के हवाले से मैं आपके सामने रख देता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया के अंदर एक चैंपियन बन रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर उनकी वाहवाकारी कर रहे हैं वो ममालिक जिन ममालिक में जमहूरियत नहीं है। आप गौर कीजिए ना, चापलूसी सिर्फ वो ममालिक कर रहे हैं जहाँ पे जमहूरियत नहीं है। पाकिस्तान फुल चापलूसी प्रोग्राम, इसी तरह इंडोनेशिया फुल चापलूसी प्रोग्राम, खुशामद प्रोग्राम। अरब ममालिक हमारे उनके पास तो वहाँ जमहूरियत नहीं है। तो हर तरफ से जहाँ पे भी डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी हो रही है वहाँ पे जमहूरियत कैसे है ये हम सब जानते हैं। इस वक्त तुर्की में तैयब एर्दोगान की हालत क्या है और वहाँ की अपोजिशन